हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हमारा चल रहा है उत्तराखंड की हिस्ट्री और उत्तराखंड का है ना जनजातियां। हालांकि वैसे तो राजी जनजाति जो है वो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। मतलब 5 ही जनजातियां थी, थारू और फिर जौनसारी आपका हो गया, बोक्सा, भोटिया और राजी, है ना। ये तो हम लोग जो है वो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ मिसलिनियस रह जाता है। जैसे अभी क्या रेशो है, एक कूजा एक्ट आया था, है ना, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि संरक्षण वाला एक नियम आया था। ये कहानी क्या है। और फिर अभी जो है एक भू कानून आया था उत्तराखंड में। काफ़ी जो है हंगामा और विरोध इसका किया गया कि बाहर के लोगों को जो है उत्तराखंड में क्या किया गया, ज़मीन ना दी जाए, कितना एरिया रखा गया, पहले क्या था, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा-सा रह जाता है। हालाँकि ये मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से भी मुझे लगता है इम्पोर्टेंट हो सकता है। और वैसे भी अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड का अभी लेने का या बाहर के लोग ले सकते हैं नहीं, इस पर क्या मतलब सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया, किस एक्ट के तहत था और फिर किस एक्ट के तहत हमने इसको अडॉप्ट किया था, है ना। ये एक बात हो गई। तो शुरू करते हैं कहानी आज आज की और देखते हैं कि आज हमको क्या-क्या देखने को मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले जो है थोड़ा-सा पहले हम जो है फ्लैशबैक में चल लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है भूमि का क्या स्थिति थी, क्योंकि आपको पता ही है कि हम उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बने थे, है ना। तो वो एक बात हो गई, उसको देख लेते हैं और फिर हम जो है कहानी, उसके बाद कूजा एक्ट जो 1960 में आया था, 1950 में वहाँ का था, उसको देख लेते हैं और फिर धीरे-धीरे एक-एक करके चीज़ों को समझते हैं। अभी क्या स्थिति है वर्तमान में और दैट टाइम क्या स्थिति थी, इस पर थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। फिर हमारा जनजाति जो है वो खत्म हो जाएगा। हालाँकि फिर मैंने इसके बाद अभी कोशिश करूँगी कि आज अभी वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, जो बेसिक चीज़ें हैं। और एक और चीज़ जो है मैंने वो किया था कि मैं एक ही वीडियो में आपको पूरी पाँचों जनजातियाँ जो जैसे उनके त्योहार कौन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ, ये भी, ताकि जिनके पास थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है वो एक ही वीडियो में सारी पाँचों जनजातियों को मेन देख ले। जैसे कई कई बार क्वेश्चन आता भी है और आया भी है ना। चश्मे में कोई दिक्कत हो गई है, इसमें पता नहीं क्या दिख नहीं रहा मुझे ढंग से, मतलब कुछ ऐसा ब्लर हो रहा है, या तो आइज़ का इश्यू है या तो चश्मे में ही कोई दिक्कत आ गई है ना। तो धीरे-धीरे सारी ही चीज़ों में दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी भी है, कुछ तो दिक्कत है। चलिए ख़ैर कोई नहीं, देखते हैं और शुरू करते हैं कहानी आज की। आज हमको क्या समझ में, मतलब क्या हम समझने वाले हैं। देखिए, व्हाइट बोर्ड ओहो ले लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में जो है हमारा चल रहा है आपकी जनजाति, है ना। जनजाति में भी वैसे तो जनजातियाँ मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। ये देखिए, मैं सोच ही रही थी कि आज इसने कचाई नहीं किया, लेकिन उसने सोचते-सोचते कर लिया। और ये जो है थोड़ा अन्य में देख लेते हैं, है ना। ये किसी पर्टिकुलर जनजाति के अंदर तो नहीं है, लेकिन वैसे भी हमें पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है दोनों के पर्पज़ से, है ना। तो समझिए पहले क्या था, यूपी ZALR, ऐसे समझिए ये है क्या। देखिए ये क्या है, उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश प्रदेश जमींदारी जमींदारी, है ना। एबोलिशन एबोलिशन लैंड रिफॉर्म, ठीक है, लैंड रिफॉर्म, इसको समझते हैं ये चक्कर क्या था। और ये था 1950 का, समझिए इसको, ठीक है। 1950 में ये बना था और 1952 में, है ना, ये इम्प्लीमेंट हुआ था। इम्प्लीमेंट समझते हो ना, बना और इम्प्लीमेंट में फर्क होता है ना। बना और इम्प्लीमेंट में फर्क होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जिसको क्या कहा गया, UPZRLR, समझते हैं ये क्या है, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म, एंड भी आ जाएगा यहाँ पे, एंड लैंड रिफॉर्म, ठीक है। 1950 में बना था, इम्प्लीमेंट कब हुआ है, 1952 में ये इम्प्लीमेंट हो गया। देखिए, बना तो था, लेकिन फिर जब कोई चीज़ बनती है, जैसे मान लीजिए सपोज करो आपने कोई घर बनाया, घर तो बन जाता है, तो घर में आपने रहना कब से स्टार्ट किया, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। क्योंकि फिर आप घर में जैसे गृह प्रवेश करोगे, पूजा वगैरह करवाओगे, सामान जोड़ोगे, है ना, तो फिर एक निश्चित टाइम होगा कि जिस डेट को आप उस घर के अंदर से रहना स्टार्ट करोगे। सेम वही चीजें हैं, कानून बन जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जो थोड़ा सा टाइम लगता है इम्प्लीमेंट में। अब समझते हैं ये क्या, ये जो यूपी, अब ये नीचे वाला हटा देते हैं जो फुल फॉर्म है ना, इसको हटा सकते हैं हम। ये तो मैंने फुल फॉर्म इसलिए लिखी थी ताकि आपको समझ आए। बस आपको 1950 याद रखना है, इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1952 में हुआ था।
इस यूपीए है ना, यूपीए जो ये था, इसके तहत सरकार ने क्या किया था, जमीन जो मतलब जो क्या था, किसान थे उनको 4 भागों में बांट दिया था। जो किसान थे उनको क्या कर दिया था, 4 भागों में बांट दिया था। अब ये बेसिकली ये जो नियम बनाया गया, सबसे पहले तो समझिए, ये जो यूपीजेडए एलआर बनाया गया था, इसका मकसद क्या था कि जो बीच में जमींदार थे, उन जमींदार या बिचौलिए थे जिनको कहा जा सकता है, एक जो बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह किसानों से लेते थे, उन बिचौलियों को हटाना था, ताकि डायरेक्ट किसके बीच, सरकार और किसान के बीच हो, किसान को कुछ लाभ मिल सके। नहीं तो बीच में जमींदार क्या कर देते थे, किसानों का शोषण करते थे। ये एक बात होगी। तो ये मुद्दा था, जो मतलब ये कानून बनाया गया था, ये क्या था, बीच में जो जमींदार थे उनको क्या करना था, किसी तरह जमींदार थे उनको खत्म करना था। बीच में जमींदारी जो प्रथा थी, बेसिकली ये बनाए क्योंकि आप जमींदारी ही बोल रहे हैं कि जमींदारी प्रथा को ही खत्म करना। अब जमींदार क्या था समझिए पहले, जिनको नहीं पता है, सबसे पहले क्या था, अंग्रेज था, है ना। तो अंग्रेज के नीचे फिर जमींदार होते थे। जमींदार मतलब जो रसूखदार लोग होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे जिनकी अथाह जमीनें थी, और फिर किसान होता था। तो ये क्या करता था, किसान टैक्स देगा जमींदार को, जमींदार देगा अंग्रेज को। लेकिन अब जमींदार को अंग्रेज को भी देना है, तो जमींदार क्या कर देता था, बहुत ज्यादा जो है किसानों से टैक्स लेता था और अंग्रेजों को बहुत कम तक देता था। अब जो सबसे नीचे होता है, मतलब जो सिस्टम है वो यही है कि जो सबसे नीचे पोस्ट पर है, जो सबसे नीचे है, वही हमेशा दब के रहता है, उसको ही सब कुछ झेलना पड़ता है। ऊपर के जितने भी है, जैसे होते हैं ना कि एक घर की एक नींव है, तो सबसे ज्यादा बोझ किस पर है, सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर है, उस ईंट के ऊपर है। तो सेम वही चीज है कि जो सबसे नीचे का तबके का आदमी होगा, आज के टाइम पे भी और दैट टाइम पे भी, वो हमेशा पिसता था, पिसता आया है और पिसता चलेगा, जिस हिसाब से अभी चीजें हो रही हैं, आपको पता है ना। तो ये किसान क्या हो जाता था, क्योंकि इसके नीचे तो कोई है ही नहीं, किसान तो सबसे नीचे है, तो जायज सी बात है कि जो नीचे है, नियति भी यही कहती है कि जो सबसे नीचे है उसको दब के ही रहना है। तो ये किसान जमींदार क्या कर लेता था, इससे अपनी अपनी मतलब जितना भी उसको लगता है, फसल भी ले लेगा, लगान भी ले लेगा, टैक्स भी ले लेगा, है ना। और फिर उस बाद अंग्रेज तक जो देता था वो कम देता था। ठीक, धीरे धीरे सरकार को ये पता चली, हम आजाद हो गए थे 1947 में, 50 की ये बात है। तो ये अंग्रेज भी चले गए थे। तो ये बीच में जो किसान फिर जमींदारों से लेते गए, शोषण करते गए एक तरीके से, तो सरकार को लगा कि ये किसानों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। इस शोषण को रोकने के लिए उन्होंने इस जमींदारी प्रथा को ही खत्म करना सही समझा। तो ये जमींदारी प्रथा को ही खत्म करने के लिए पूरा जो किया गया ये सेटअप, ये बेसिकली इसी के लिए था, है ना। तो अंग्रेज तो चले गए खुद ही, फिर जमींदार को भी हटा दिया। अब डायरेक्ट क्या होगा, किसान और सरकार होंगे। तो सरकार अब किसानों से फिर उस मात्रा में टैक्स या लगान या फसल जो भी लेना होगा, है ना। अभी आपने देखा होगा विरोध भी होता है इसका, एमएसपी वगैरह पर खूब विरोध हुआ था, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने खूब किया था, आपको पता ही है ना। 2019 की बात है। तो एक बात हो गई, वो अलग सिनेरियो, वहां जाएंगे तो मुद्दे से हम भटक जाएंगे, समझिए। अब दैट टाइम की मैं बात कर रही हूँ, अभी की नहीं। वर्तमान स्थिति क्या है उत्तराखंड में, ये भी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उस स्थिति को समझ लेते हैं कि उस समय क्या था। तो सरकार ने इस हिसाब से इन किसानों को जो है 4 भागों में बांट दिया। किसान को 4 भागों में कौन कौन से बांटा, एक बांटा भूमिधर। पहले नाम देख लेते हैं, फिर एक एक करके इनको समझते हैं। पहला किसान क्या है, भूमिधर है, सबसे बड़ा आप इसको समझते हैं। फिर है सीरदार, है ना, दिख रहा है आपको यहाँ तक, एक बार चेक कर लो, मुझे तो डाउट भी होता है, ठीक है। सिरदार है, फिर है आपका सिरदार के बाद है आसामी, दूसरा है आसामी, है ना, इसको किराएदार भी आप बोल सकते हैं, किराएदार। और है ना, चौथा यहीं लिख दो, ये पहला हो गया, दूसरा, चौथा हो गया आपका आदिवासी। आदिवासी, ये 4 टाइप के किसान थे। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये समझते हैं एक एक करके कि ये क्या है। मुझे ये आदत नहीं है ऊपर लाइन डालने की, लेकिन ठीक है। तो ये 4 टाइप के किसान सरकार ने डिवाइड किए। इनका काम क्या क्या, उस समय की स्थिति में आपको बता रही हूँ, ये 4 टाइप के किसान जो है होते थे। अब समझते हैं, चारों नाम हमको पता चल गया, क्यों हुआ ये भी मैं आपको बता चुकी। एक एक करके समझते हैं, भूमिधर क्या हो गया, सीरदार क्या हो गया, आदिवासी क्या हो गया, और जो जो बीच में क्या थे, आसामी थे, ये क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं भूमिधर, है ना। भूमिधर, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, भूमिधर मतलब सबसे ऊंचा तबके का, सबसे पहला है तो सबसे ऊंचे।
जो इस श्रेणी में के किसान थे, इनके पास ज़मीन का पूरा हक होता था। ये ज़मीन के ऊपर खेती कर सकते थे, बागवानी कर सकते थे, अपनी ज़मीन को बेच सकते थे, अपनी ज़मीन में कुछ भी लगा सकते थे, मकान, घर, परिवार इनको जो भी करना है, मतलब ये बहुत बड़े थे, उच्च श्रेणी का तबका था ये अपनी ज़मीन में कुछ भी कर सकते थे। किसी को अपनी ज़मीन बेच सकते हैं, किसी अपनी ज़मीन को बंजर छोड़ सकता है, अपनी ज़मीन में खूब खेती कर सकता है, अपनी ज़मीन में कोई कंपनी बना सकते, कुछ भी ये कर सकते थे। तो ये वाली स्थिति वो है। तो सबसे ऊपर हम इसको कह सकते हैं मालिकाना हक एक तरीके से बिल्कुल इन्हीं के पास था, है ना? मालिकाना ही हक था इनके पास, मतलब ये मालिकाना, ये वाक़ई में उन्हीं की ज़मीन थी, तो मालिकाना हक भी ज़ाहिर-सी बात है उनके पास होगा। जैसे होता है ना, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी संपत्ति, मैं अपनी संपत्ति को बेचूँ, रखूँ, तोड़ूँ, मरोड़ूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। सेम यही चीज़ें था, है ना? तो ये था इनके पास मालिकाना हक, इस भूमिधर में ये होता था, ठीक है? और ये अपनी ज़मीन पर कुछ भी कर सकते थे, और ये तक भी बात था कि इनसे ज़मीन नहीं छीनी जा सकती थी, क्योंकि इनकी ज़मीन थी तो आप नहीं छीन सकते हो, है ना? फिर आता है दूसरी जो कैटेगरी थी वो थी आपकी क्या? सीरदार। सीरदार, ठीक? सीरदार, ये क्या होगा? सीरदार जो है, सीरदार समझते हैं ये क्या? खेती और ज़मीन का ये पूरा उपयोग कर सकते थे। मतलब जो खेती है, उस खेती का उपयोग कर सकते थे। उसमें जो है, जैसे इनको बाग-बगीचा लगाना है, कोई फसल वगैरह उनको बोनी है, और पशुपालन करना है, कृषि करना है, तो ज़मीन पर कुछ भी, फल लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं, अनाज बोना है, दालें बोनी है, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन इनके पास क्या होता था? उसको बेचने का हक नहीं होता। किसके पास? सीरदार के पास। बेच नहीं सकते थे। उस खेती का जिस तरीके से उपयोग करना है, उस तरीके से उपयोग कर सकते थे, सीरदारी हो जाएँगे, है ना? और इनमें ये भी कहा गया था कि बदलाव क्या था कि अगर सीरदार जो है 10 से 20 गुना जो है सरकार को, जितना लगान है उसका 10 से 20 गुना जो है सरकार को दे देता था, तो सीरदार जो है भूमिदार बन सकता है। ये भी इसमें बदलाव किया गया कि अगर ये सीरदार है, ये 10 से 20 गुना लगान जो है, या जो ज़्यादा मुआवजा है, या जितना पैसा है, अगर सरकार को दे लेता है, तो ये भूमिदार बन सकता है। कौन? सीरदार, ठीक है? ये एक बात हो गई। फिर मतलब इसमें आप अगर एक लाइन में लिखना चाहोगे तो अ, मालिकाना हक इनके पास नहीं होता था, लेकिन ये ज़मीन का उपयोग कर सकते थे। ज़मीन का उपयोग, है ना? ठीक, ये बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ये किसी पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस समय स्थिति क्या थी और अभी क्या है। तीसरा जो है वो है आसामी। आसामी, ठीक है? आसामी, दिख तो रहा होगा आपको यहाँ तक। इसको किराएदार भी कहेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, किराएदार। ठीक है? किराएदार। अब ये आसामी और किराएदार क्या था? ये अक्सर जो विधवाएँ होती थी, जो विकलांग होते थे, जो सेना में होते थे जो लोग, है ना? और जो मतलब खेती नहीं कर सकते बेसिकली, और जिनके पास ज़मीनें हैं, तो खेती बंजर पड़ी है क्योंकि विधवा है, और या तो जो है वो क्या हो गया? कोई किसी को बहुत लंबी बीमारी हो गई, कोई सेना में है ना? इस तरीके से जो लोग हैं, उनकी ज़मीन है, उन पर ये लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। कौन? जो ये होते थे, है ना? या कोई कोई वैसे है कि उस समय अंग्रेज़ों ने जिनको जेल में डाला था, और जो जेलों में है कि, या उन्होंने कोई जो है क्या कर दिया, क्राइम कर लिया, और ये वो जेल में चले गए, तो ये वो लोग थे, और उनकी जो ज़मीन है तो बंजर ना रहे, है ना? अच्छा तो है, ज आजीविका हरी-भरी भी रहेगी और आजीविका का साधन भी हो जाएगा, बंजर रख के क्या ही हो जाएगा, है ना? तो ये वो लोग थे जो उस पर क्या करते थे? कृषि करते थे, क्योंकि वो लोग तो खुद खेती कर नहीं सकते हैं। तो कौन-कौन से थे? जैसे विधवा हो गया आपका, है ना? विधवा हो गया, विकलांग हो गया, सेना में जो लोग रहते थे, सेना के जवान बोल सकते हो, सेना में, है ना? और आपका कौन बोल सकते हैं, और जो जेल में बंद हैं, उन लोगों के उसमें कर सकते थे, ये खेती करते थे, है ना? और एक निश्चित समय के बाद इनसे ये ज़मीन छीनी जा सकती थी, या इनको ये ज़मीन वापस करनी होती थी। किराएदार है ना? भई जैसे किराएदार होता है, रेंट पे कोई रह रहा है, कुछ समय बाद जो है, जैसे मालिक बोलेगा कि भई हमारा खाली करो, है ना? हमें पेंट करना है, हमें डेंट करना है, कोई दो अच्छा किराएदार आप नहीं हो, या कुछ भी है, ठीक तरीके से आप नहीं कर रहे हो, वो खाली करवा देता है। सेम वही स्थिति थी असामियों की। जब मालिक चाहे तो इनसे जो है वो भूमि जो है वापस ले सकते हैं। मान लो कोई विकलांग है, और उसके जो नाती-पोते हैं, वो ज़मीन करना चाहें, तो इसको वापस करना पड़ेगा। कोई सेना में है, रिटायर हो गया, उसको वापस करना पड़ेगा। कोई जोल जेल से रिहा हो गया, वापस आ गया। कोई विधवा है, उसे लगा कि यार ऐसे आजीविका नहीं चल रही है, और खुद ही खेती करना चाहती है, वापस करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, जब भी निश्चित समय के बाद इनको ज़मीन वापस करनी होती थी, जब भी माँगेंगे तब भी इनको वापस करनी होती थी। चौथा जो था वो था आपका अधिवासी, है ना? अधिवासी, समझते हैं अधिवासी क्या होगा? तो ये तो जैसे नाम से भी पता चल रहा है, अस्थाई श्रेणी था, है ना? और ये अस्थाई श्रेणी है। इनके पास क्या होता था, ज़मीन तो होती थी, खेती भी ये करते थे, लेकिन इनके पास ज़मीन के
पक्के कागजात नहीं होते थे। जैसे आज के टाइम पे रजिस्ट्री वगैरह होती थी, उस टाइम पर इनके पास ज़मीन तो थी, अब कैसे करके इनको वो ज़मीन मिल गई? मान लो जंगल वाला एरिया था, इन्होंने घास-वास काट करके उस पर खेती करना शुरू कर दिया, है ना? तो अच्छी बात है, कर लिया, लेकिन इनके पास प्रॉपर क्या है, कागज़ नहीं है। तो छानबीन हुई, पता चला कि भाई इतने लोगों के पास प्रॉपर कागज़ नहीं है, आपको दिखाने पड़ेंगे, सरकार को पता चला नहीं है, तो सरकार ने इनसे क्या कर लिया, ज़मीन ली। तो आदिवासी वो होंगे, है ना? अब सरकार ने फिर इनको, इसमें ये भी है कि सरकार ने इनको 5 साल का समय दिया। 5 साल में कहा कि यदि भई आप अपनी ज़मीन के परमानेंट या सही कागज़ दिखा देते तो ज़मीन आपकी है, लेकिन आप अगर नहीं दिखा पाते तो वो सरकारी किसकी हो जाएगी? जैसे केसरे हिंद वाली ज़मीन होती है, अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास प्रॉपर कागज़ात नहीं है तो वो सरकार की है, या वो कट-फट गई कहीं से, रोड सरकार ने बना दी तो उसका कोई मुआवज़ा या पैसा नहीं मिलता है। दैट ये भी सेम वैसे ही है कि आदिवासी में क्या है, अगर 5 साल का आपको टाइम पीरियड दिया जाता था, बाद में, और फिर क्या है, अगर आपने नहीं कागज़ात दिखाए तो सरकार इस ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लेगी, या फिर आपको खेती करने तो देगी, लेकिन वो जब सरकार चाहे छीन सकती है या ले सकती है, अगर उसको वहाँ पर सरकारी कोई बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी उसको करना है ना। और बाद में सरकार ने संशोधनों के द्वारा इन आदिवासियों को क्या कर दिया, आदिवासियों को सिरदार बना दिया और यह श्रेणी ही खत्म कर दी। कुछ समय बाद फिर धीरे-धीरे क्या हो गया, जो आदिवासी थे इनको ही सरकार ने क्या कर दिया, बाद में सिरदार बना दिया, है ना? सिरदार बना दिया और फिर क्या कर दिया, ये श्रेणी ही खत्म कर दी। ये उस टाइम की बात है ना, ये श्रेणी ही खत्म कर दी, है ही नहीं। ये कब की बात बता रही हूँ मैं सारी, 1950 की बात है, जब ये 1952 में लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है? ये टाइम पे जो मैंने आपको बताया था जमींदारी उन्मूलन प्रथा जो आई थी उसकी मैं बात कर रही हूँ। तब की स्थिति, दैट टाइम की स्थिति ये थी। आज की वर्तमान स्थिति समझते हैं कि आज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। भूमिधर इनके पास मालिकाना है, ये उपयोग कर सकते थे लेकिन बेच नहीं सकते। ये उनके उस पे करते थे जो एक तरीके से किराएदार होते थे। आदिवासी क्या होता था, सबसे नीचा, अभी तो ये श्रेणी है भी नहीं। कुछ समय बाद इसको खत्म कर दिया, सीधा फिर 3 ही श्रेणी रही। आज की स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति समझते हैं क्या है, ठीक है? वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति देखते हैं, है ना? वर्तमान स्थिति, क्या लिख रही हूँ मैं? ये पूरा रिदम बिगाड़ देता है मेरा। स्थिति, है ना? वर्तमान स्थिति, अभी क्या है इसको समझते हैं। इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, ठीक है? तो वर्तमान स्थिति क्या है इसको देखते हैं, ठीक? चलिए, स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति क्या है देखते हैं, ठीक है? तो आज की स्थिति भी क्या है, ये अब 2 टाइप के किसान हैं, दोनों ही भूमिधर हैं, ठीक है? भूमिधर है, भूमिधर हैं पहला भी, और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है संक्रमणीय अधिकार वाले, संक्रमणीय अधिकार वाले, ठीक है? अधिकार वाले क्या है ये समझते हैं, संक्रमणीय अधिकार वाले, इसको समझते हैं। मतलब सिंपल से अगर इसमें देखेंगे, जिन्हें जमीन बेचने का अधिकार है, जो भूमिधर दैट टाइम पे थे, मालिकाना हक वाले वही है, ये अपनी जमीन में कुछ भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, अपने पास रख भी सकते हैं, उसमें कुछ भी उगा सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया बनाना, चाहे कुछ भी उनको करना है कर सकते हैं, पास वास करा करके उसको कर सकते हैं, बेच सकते हैं, मतलब ये वही है जिनके पास क्या था, मालिकाना हक था, जो हमने वहां पढ़े थे 1950 में, बेच सकते हैं, रख सकते हैं, तरीके से मालिकाना हक भी आप इनको बोल सकते हैं, ये भी है ना, मालिकाना हक। और जो दूसरा है, दूसरा टाइप है, वो भी आपका क्या है, भूमिधर ही है, वो भी क्या है आपका भूमिधर ही है, लेकिन ये क्या है, असंक्रमणीय अधिकार वाले, असंक्रमणीय, संक्रमणीय अधिकार वाले, अधिकार वाले समझते हैं इनको, इनके पास क्या है, अधिकार वाले। तो देखिए, इनमें क्या होगा, जो असंक्रमणीय वाले हैं, ये खेती कर सकते हैं उस जमीन पर, लेकिन उसको बेच नहीं सकते। जैसे सरकारी पट्टे की जमीन होती है, तो ये क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, बेच नहीं सकते, बेच उसको नहीं सकते हैं, है ना? बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे सरकारी पट्टे की जमीन होती है, इसको आप ठीक वैसे भी समझ सकते हो। मान लो किसी, आज के टाइम पे मैं बता रही हूँ, किसी ने घर बनाया और अगल बगल कोई प्लॉट खाली है, और वो प्लॉट खाली है, और वहां पर जो है वो लोग जो है, जिन्होंने जिसका वो प्लॉट है, वो फिलहाल वहाँ पे कोई घर वर कुछ काम नहीं करे, तो अगल बगल वाले जिसके ठीक बनती है और जान पहचान वाले, तो लोग बोलते हैं कि यार फिलहाल थोड़ा, जैसे होते हैं ना, किचन गार्डन बोल सकते हैं जिसको, थोड़े बहुत सब्जी वब्जी उगाने के लिए आसपास, जब उसको जरूरत होगी वापस ले लेंगे। तो ये जो भूमिधर हैं, ये असंक्रमणीय वाले हैं, इनके पास क्या है पंगा, कि इनके पास जमीन तो है, लेकिन वो सरकारी जमीन है, जैसी सरकार इनसे मांगेगी वापस, क्योंकि सरकारी जमीन है तो आप बेच थोड़ी सकते हो, है ना?
तो सरकार चाहेगी तो वापस जो है इनसे मांग लेगी। फिलहाल अगर बंजर ना पड़े या इनकी आजीविका चल रही है किसी की, तो सरकार ने इनको दे रखा है कि भाई आप इस पे खेती-वेती कर सकते हो। लेकिन आप बहुत बड़ी चीज़ खेती ही करने के लिए बेसिकली एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, बागवानी वगैरह आप कर सकते हो। सरकार को ज़रूरत पड़ेगी, सरकार आपसे वापस लेगी, आप छीन नहीं सकते हो। ये एक बात हो गई, है ना? तो आज की स्थिति ये है। आज के में 2 टाइम है, एक तो वही जो मालिक है और एक वो जो कृषि वगैरह कर रहे हैं, बागवानी वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी ज़मीन नहीं है, सरकारी पट्टे पर वो ज़मीन मिली हुई है। जब तक यूज़ करना चाहे करा सकती है, फिर उसके बाद जो है सरकार इससे वापस छीन लेगी। ये एक कहानी हो गई, है ना? ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक क्या स्थिति है, ये समझते हैं। अब जो है हम क्यों ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ, इसको समझते हैं, ठीक है? समझिए थोड़ा, थोड़ा और फ्लैशबैक चलते हैं, स्थिति को समझते हैं कि क्या कहानी रही होगी, है ना? हमने क्यों अपनाया? जैसे हम पढ़ रहे हैं कि एक चीज़ आई थी इसी में। अच्छा, मैं आपको पूरा ही लिख देती हूँ। देखिए जो यूपी है ना, यूपी ZALR है ना? LR है, मतलब उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन लैंड एंड रिफॉर्म, है ना? अगर इसको बोलेंगे हिंदी में, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। क्या बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश, लिख ही देती हूँ, उत्तर प्रदेश, दिख रहे हैं? उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश, है ना? जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, भूमि व्यवस्था अधिनियम क्या है ये समझते हैं। अधिनियम, ठीक है? अब ये कह रहा है अधिनियम 1950 के तहत, इसमें ये कहानी थी कि 1950, है ना, 1950 के तहत, है ना, 2021 में 2021 में क्या हुआ? संशोधन, उत्तराखंड में एक संशोधन किया गया, संशोधन हुआ इसी के तहत, इसी एक्ट के तहत संशोधन हुआ। संशोधन मतलब अमेंडमेंट हुआ और जिसमें कहा गया, है ना, अधिनियम 1950 के तहत ही 2021 में जो उत्तराखंड में एक संशोधन हुआ और इस संशोधन में कहा गया कि क्या होगा कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सह खातेदार बनाने की बात हुई है कि जो महिलाएं हैं, है ना, उनको भी क्या किया जाएगा? महिलाओं को पैतृक संपत्ति में, पैतृक जो संपत्ति है उसमें क्या किया जाएगा? सह खातेदार बनाया जाएगा, है ना? को ऑनर जिसे कहा जाता है, सह खातेदार। अब क्या है ये, इसको समझते हैं। सह खातेदार यानी को ऑनर, ये उत्तराखंड का, है ना, ये उत्तराखंड का पहला स्टेट बना जिसने ये लागू किया था कि क्या किया जाएगा? को ऑनर बना दिया जाएगा। किसको? उत्तराखंड में महिलाओं को कहा जाएगा, को ऑनर बना दिया जाएगा, ठीक है? समझते हैं इसको। ऑनर, ओ ऑनर बना दिया जाएगा, ठीक है? अब समझते हैं क्या है ये कहानी, इसको भी समझते हैं, ठीक? यहाँ तक समझ आ गया? अधिनियम वही है उत्तर प्रदेश का। अभी आपके दिमाग में एक और चीज चल रही होगी कि अब तो उत्तराखंड होना चाहिए था, ये भी तो चल रहा होगा। अभी समझते हैं, एक एडॉप्शन ऑर्डर आया था, उसके तहत फिर इसको बदल दिया गया है। तो समझते हैं उसको, कहानी को भी समझते हैं क्या हुआ था। पहले इसको समझते हैं कि महिलाओं, ये बोल रहा है कि महिलाएं जो है उनको पैतृक संपत्ति में सह खातेदार यानी को ऑनर बनाने की बात हुई है इस अधिनियम के तहत। ये एक बात हो गई। तो समझते हैं इसको, ये कहानी क्या थी, है ना? क्या देखिए, जब पहले के समय पे क्या होता था, जो क्यों संशोधन करना पड़ा, इसको समझते हैं। हुआ क्या था कि जब आप शुरुआती टाइम पर देखोगे तो जो जमीन वगैरह होती थी, जिनके पास रिकॉर्डेड जमीन होगी यानी कि जिनके पास कागज वगैरह थे, तो उनमें पुरुषों के ही नाम होते थे। मतलब घर में जो पति है, दादा रहे होंगे, उनके ही नाम होते थे, पत्नियों के तो नाम नहीं होते थे, है ना? अब क्या हुआ, जब नहीं होते थे तो अगर मान लीजिए किसी महिला को, जो बेसिकली इसका मुद्दा था वो ये था कि उत्तराखंड में क्या होता है कि जो पुरुष हैं वो क्या होते हैं, काम-वाम की तलाश में या जॉब जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में जो है वो बाहर निकल गए। कोई दिल्ली, देहरादून, अलग-अलग जगह, चंडीगढ़ वगैरह सब शिफ्ट हो गए नौकरी के चक्कर में। घर पर कौन रह गई? महिलाएँ। खेती तो करनी है ना? जब आप गाँव में रह रहे हो तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी बहुत खेत-वेत ऐसी प्रॉपर खेती तो अभी क्या कहीं है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत खेती जो है। अब इन जो महिलाएँ हैं इनको क्या 90% इसका भी एक कहीं पढ़ रही थी मैं कि 90% जो महिलाएँ जो हैं, वो घरों में रह गई नौकरी, मतलब खेती वगैरह करने के लिए। अब उन महिलाओं को क्या करना है, मान लो खेत के लिए उनको लोन लेना है।
है ना? तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि नाम तो किसका है? पति का नाम है, बेचारे को लोन ही नहीं मिल पाता है। लोन नहीं मिल पाता है तो खेती को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाती है ना? तो सरकार ने ये सारी चीज़ें जो बेसिक मुद्दे थे इनको ध्यान में रखा कि भई अगर उसमें लड़की मतलब महिला का नाम भी रहेगा तो इससे क्या होगा, उसको आसानी से लोन भी मिल सकता है। जब उसको लोन मिलेगा तो अपनी एग्रीकल्चर में ठीक-ठाक जो है जैसे जो भी सरकार के द्वारा योजनाएँ मिलती हैं उस पे एग्रीकल्चर पे उनका लाभ आसानी से उठा पाएगी। ये एक बात हो गई। दूसरा क्या होगा, अब इसमें अलग-अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, एक-एक करके समझते हैं। जो मेन मुद्दा था वो ये था कि पूर्वजों वाली जो ज़मीन है, उसमें जो है महिलाओं को भी क्या है पैतृक संपत्ति में सह खातेदार यानी को-ओनर उनको बना दिया जाएगा। अब अलग-अलग चीज़ें हैं, आत्मनिर्भर भी वो बन पाएगी और उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना। तो मुद्दा यहाँ से ये भी आ जाता है कि यूके जो है इस जो ये व्यवस्था है कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सह खातेदार बनाया जाए, उसके लिए उत्तराखंड जो है वो फर्स्ट स्टेट बना। ठीक है? फर्स्ट स्टेट बना। ये एक बात हो गई। यहाँ तक कहानी आपको समझ आ गई होगी। आ सकता है क्वेश्चन कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन-सा था? तो उत्तराखंड है। 2021 में ये बात हो गई। ठीक है? यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसको मैं हटा दूँ? नहीं तो मैं कहाँ लिखूँगी फिर? ऊपर तो मैं लिख नहीं पाऊँगी। तो इसको मैं हटा देती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब और क्या-क्या नियम है इसमें? ये तो एक बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई कि भई महिलाओं को एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाना, लोन वगैरह उनको ईज़िली मिल जाए, ये सारी चीज़ें हैं, इससे हो जाए, है ना? उनको मिल जाए आत्मनिर्भर ऐसा करने से। और पहले पति के नाम पर जो है वो ज़मीन होती थी, फिर अभी तो महिलाओं के नाम पे इसका भी आप साइट वगैरह पे जाओगे तो वहाँ पर आपको फॉर्म वगैरह भरना होता है, केसीसी होता है एक, उसमें आपको क्या है नाम-वाम देना होता है, फिर पटवारी वगैरह से लिखवा कर के लाना पड़ता है और फिर आपको तहसील वगैरह में जमा करना पड़ता है। पूरी प्रोसेस है, अगर आप ऑनलाइन वगैरह देखोगे, एक ऐप भी है इसका, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, आप चाहे तो साइट गूगल वगैरह कर सकते हो, उससे आपको ईज़िली मिल जाएगा, है ना? तो किसी को ऐसा कुछ करना होगा तो वो हेल्प ले सकता है, नहीं तो आप तहसील वगैरह में या आपके यहाँ जो पटवारी हैं, पूरा लैंड का तो सारा काम ही किसका होता है, पटवारी वगैरह का होता है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये एक बात हो गई, ठीक है? अब समझते हैं कि और क्या है, लोन वगैरह भी उनको ईज़िली मिल जाएगा। बाकी स्थिति क्या है, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जो जैसे कोई महिला है ना? उसका तलाक हो गया, तलाक और उसके बच्चे हैं, तो क्या स्थिति बनेगी उसमें? क्या फिर वो अगर अगर उसका तलाक हो गया, तो क्या वो फिर अपने पति जो उसमें सह खातेदार है, उसमें वो क्या खातेदार को ना रहेगी या नहीं रहेगी? इस पर बात करते हैं। तो देखिए, अगर जो है कोई स्त्री है और है ना, यदि कोई महिला तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं करती है ना? जैसे तलाक हो गया है और उसने दूसरी शादी नहीं करी है, तब उसका अपने पूर्व पति की संपत्ति पर अधिकार रहेगा। है ना? अगर उसने दूसरी शादी नहीं करी है और तलाक हो गया है, तो उसका अपने पूर्व पति की संपत्ति पर क्या रहेगा? पूर्व पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार रहेगा। वो उसकी संपत्ति पर सह खातेदार रहेगी। है ना? ये एक बात है। संपत्ति पर क्या रहेगा? अधिकार रहेगा उसका, ये एक बात होगी। ऐसा भी हो सकता है, पहली कंडीशन ये है, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या है इसी की, मतलब अगर ये हो गया, है ना? यदि यदि अगर उसने दूसरी शादी नहीं करी है तब। यदि उसने दूसरी शादी नहीं करी है, तब वो को-ओनर रहेगी। यदि उसने दूसरी शादी कर दी है ना? और तलाकशुदा महिला की कोई संतान नहीं है। अब किसी का अपने मतलब पति से ही होगा तलाक, ज़ाहिर-सी बात है, तलाक हो गया, तो और उसकी कोई संतान नहीं है, तलाक हो गया, है ना? तलाक हो गया और उसकी कोई क्या है बच्चे नहीं है या कोई संतान नहीं है, तो उसका जो है अपने पिता की संपत्ति पर भी पूरा अधिकार रहेगा। नहीं है तो पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार रहेगा और ये तो हिंदू अधिनियम के तहत भी जो है कर दिया था, 2005 में ही हो गया था, पर ठीक है, यहाँ भी इसको कंडीशन में रखा गया है कि यदि उसके बच्चे नहीं हैं, तो पिता की संपत्ति पर क्या है उसका पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार होगा। ठीक है? ये भी एक बात हो गई, पिता की संपत्ति। तीसरी कंडीशन क्या है इसी में देखते हैं। अब मान लीजिए, है ना? अगर ऐसा हुआ, एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि पति-पत्नी है, तलाक हो गया और पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। मतलब दूसरे से शादी कर ली, तो क्या उसका पूर्व पति पर की संपत्ति पर अधिकार रहेगा? नहीं। तब अगर उसने दूसरी शादी कर ली है, तो उसका पूर्व पति की यानी कि जो पूर्व पति है, उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं रहेगा। तब क्योंकि जो नया वाले है पति है, उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाएगा, तो पूर्व पति की संपत्ति पर ऑटोमेटिकली उसका नाम हट जाएगा। वो फिर क्या है, को-ओनर नहीं रहेगी। ठीक? ये एक कंडीशन है। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए, समाप्त हो जाएगा। अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब थोड़ी-सी और कहानी समझते हैं कि अब बेटियों का अधिकार क्या है? हिंदू सक्सेशन
एक्ट जो 2005 आया था वो तो आपको पहले से ही पता होगा, जो क्या है, हिंदू है ना बेटियों का क्या अधिकार है, ये तो आपको पता ही है ना, कि क्या स्थिति इसमें रही होगी। तो हिंदू सक्सेशन क्या है, जो मतलब इसमें सिंपल सी बात है ना, कि इसमें क्या कहा गया कि मतलब क्या होगा, बेटियों का आपने जैसे जैसे वो है कौन, जो बेटा है मतलब, है ना, जो बेटा है उसका क्या होगा, जैसे बेटे का अधिकार अपने किस पे होता है, अपने पिता की संपत्ति पर होता है, ठीक वैसे ही अधिकार जो है वो किसका होगा, किसका होगा मतलब, जो वो है कौन, हिंदू सक्सेशन राइट या एक्ट बोल सकते हैं इसको, एक्ट बोल सकते हैं, जो 2005 में आया था। इसमें तो यही कह दिया था कि जैसे पुत्र का क्या होता है, अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, वैसे ही ठीक बेटियों का भी है। तो ये तो आपको पता ही होगा, बेटियों का अधिकार था। उत्तराधिकार नियम का कहता है कि पिता की संपत्ति पर पुत्री का भी बराबर का हक होगा। तो ये तो 2005 में ही आ गया था, तभी ये आपको बोल दिया गया था, है ना। अब यहाँ तक कि आपको समझ कहानी आ गई होगी कि अब क्या स्थिति है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझ स्थिति को। हमने आज भी हम पढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विनाश एवं अधिनियम है, मतलब जो जमींदारी अधिनियम है, उसके तहत ही क्या कर दिया गया था, 2021 में हमने जमींदारी विनाश एवं भूमि अधिनियम है, उसके तहत ही 2021 में जो है पैतृक संपत्ति महिलाओं को दी गई। क्यों उत्तर प्रदेश उसमें आ रहा है, उत्तराखंड क्यों नहीं आया, उस स्थिति को समझते हैं। क्योंकि हम तो अलग हो गए हैं, उत्तराखंड अलग बन गया राज्य और उत्तर प्रदेश अलग है। समझते हैं इसको, क्या कहानी है। एक एडॉप्शन लेटर आया, हम अब इसमें क्या लिख सकते हैं, यूके द्वारा अपनाना, है ना, यूके द्वारा अपनाना। अब जाहिर सी बात है, थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो सेम ही होंगी, क्योंकि हमने वहां से एडॉप्शन किया है उसका, तो ये जो है हमको समझना जरूरी है। कचाइन तो ये करेगा ही, ये मुझे पता है। देखिए 2000 में, है ना, 2000 में क्या हो गया था, हम बन गए थे, हम बन गए मतलब उत्तराखंड बन गया था। 2000 में हम यूपी से क्या हो गया था, हो यूपी से अलग होकर के यूके बन गया था, है ना। हालांकि तब इसका नाम क्या है, उत्तरांचल था, वो एक अलग सिनेरियो, उसको समझते हैं पॉलिटी में। यहाँ क्या हो गया, क्या अलग हो गए हम। अब अलग हो गए, तो जब हम अलग हुए तो रातों रात जो है वो कानून बनाना नामुमकिन है भाई। आप अलग हो गए, इमीडिएट अलग हो गए, जैसे स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र भी तो हुआ, पता ही नहीं चला कि स्वतंत्र हो गए। इतने लंबे तक आंदोलन करते रहे और अचानक से लगा कि जब जिन्ना ने बड़ा आतंक मचा दिया, तबाही तबाही मचा दी, तो फिर हमने क्या कर दिया, अचानक से स्वतंत्र हो गए। जबकि स्वतंत्रता की डेट तो हम कब मना रहे थे, 1930 से मना रहे थे, कब, 26 तारीख को मनाते आ रहे थे, लेकिन 26 को क्या, 26 नवंबर को, लेकिन वो फिर स्थिति कुछ अलग हो गई और फिर ये हो गया। तो ऐसे ही 9 नवंबर 2000 को क्या हो गया, अचानक से, अचानक मतलब ऐसा नहीं बना। हालांकि उत्तराखंड बनाने के लिए आंदोलन 1938 से शुरू हो गया था, श्रीदेव सुमन के द्वारा, जब श्रीनगर में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहली बार मांग उठाई थी। लेकिन एक बात है कि डेट एकदम से हो गया, कि एकदम से लाल किले, मतलब जो लाल किला है उसके झंडे से, उसके जो प्राचीर से, वहां से फिर एच.डी. देवगौड़ा ने तुरंत अनाउंस कर दिया कि उत्तर प्रदेश को उससे अलग किया जाता है, उत्तराखंड एक नया राज्य बनता है। तो एक कहानी है, उसको समझेंगे हम आगे। यहाँ हम अलग हो गए, रातों रात नियम कानून बनाना किसी भी राज्य के लिए इम्पॉसिबल है ना। जैसे 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था, तो अंग्रेजों ने क्लीमेन एटली तो वादा किया ही था भारत से कि अगर मैं ब्रिटेन में जो है वो क्या जीत जाता हूँ, चुनाव जीत जाता हूँ, तो मैं भारत को स्वतंत्र कर दूंगा। उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा, 3 उसमें लोग आए थे, उन्होंने कहा, भारत के जो उस समय के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें आपको स्वतंत्र तो करना ही है, आप एक काम कर लिए, जब तक हम अपना बोरिया बिस्तरा समेटते हैं, पूरा इतना आतंक फैलाया है हमने पूरे भारत में, जगह जगह, है ना, कचाइन मचा रखा है, इस कचाइन को हम जब तक समेटते हैं, तब तक क्या कर लीजिए, आप अपने लिए कोई रूल रेगुलेशन बना दी। तो एक टेम्परेरी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, है ना। फिर 1951 में मतलब 50 और 51 में चुनाव वगैरह हो गया था, फिर इसके रिजल्ट वगैरह आए, तब जाकर के हमारे पास एक परमानेंट गवर्नमेंट आई थी। तो ऐसे ही समझिए कि इमीडिएट नहीं होता है, संविधान बनने में ही 2 साल 11 माह 18 दिन लग गए। तो यहाँ के लिए भी रूल रेगुलेशन होगा, किसी राज्य के लिए अपने लिए, तो इमीडिएट नहीं होगा। तो अब रातों रात नियम कानून को बनाना मुश्किल था, नामुमकिन था। तो फिर क्या किया गया, इसलिए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, पुनर्गठन उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया। पुनर्गठन, है ना, अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत हमने क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश अधिनियम के तहत हमने क्या कर दिया, 2000 में की धारा, जो 2000 की धारा थी, उस 2000 की धारा 87, धारा समझते हो ना, सेक्शन
कोई भी एक्ट और नियम होता है उसकी कुछ धाराएं, जैसे कोई एक मेन चीज है, फिर इसकी 1 धारा, 2 धारा, 3 धारा, 4 धारा, इसमें पॉइंट मतलब कितने हैं, इसको सेक्शन बोलेंगे, है ना। तो ये एक बात हो गई। तो इस मतलब 2000 की कौन सी धारा, 87वीं धारा, 87 के तहत, उल्टा लिख रही हूँ ना, धारा 87 के तहत, 87 के तहत क्या हो गया मुझे, के तहत क्या कर दिया गया, तहत कौन से 2000 धारा 87 के तहत क्या कर दिया गया, तय किया गया कि यूपी के पुराने कानून उत्तराखंड में तब तक वैसे ही चलेंगे जैसे जब तक उत्तराखंड सरकार अपने लिए कोई नियम कानून न बदले। क्या बोल रही हूँ मैं, समझ आ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के तहत यह तय किया गया कि जब तक उत्तराखंड सरकार अपने लिए कोई नियम न बना ले या बदलाव न कर ले, तब तक क्या होगा, हम उत्तर प्रदेश के ही क्या होंगे, जितने भी नियम हैं पुराने कानूनों को ही उत्तराखंड में बहाल किया जाएगा। ठीक है, ये एक बात हो गई, इसीलिए हम उत्तर प्रदेश को पढ़ रहे हैं। ठीक, अब ये बात हो गई कि रहेंगे जब तक उत्तराखंड सरकार उसमें कोई बदलाव न कर दे। जिस दिन बदलाव कर लेगी उस दिन हम क्या कर देंगे, इसको उत्तर प्रदेश के अपने सेपरेट हो जाएंगे और उत्तराखंड के अपने सेपरेट हो जाएंगे। ये एक बात हो गई, है ना। आगे बढ़े, उसके बाद अपनाना क्या था, एडॉप्टेशन क्या था, एडेप्टेशन क्या था, है ना। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन मतलब होता है अपनाना। कैसे अपनाया, अपनाना, ठीक है, कैसे अपनाया हमने इसको। अब समझिए एडेप्टेशन क्या था। 2001 में एडेप्टेशन ऑर्डर निकाला गया, 2001 में एक एडेप्टेशन ऑर्डर निकाला गया। 2001 में, 2000 में तो हम बने ही थे, 2001 में एडेप्टेशन ऑर्डर निकाला गया और कहा गया, जहां इस एडेप्शन ऑर्डर का मतलब क्या था कि जहां उत्तर प्रदेश लिखा है ना, जहां जहां उत्तर प्रदेश लिखा है वहां अब क्या लिखा होगा, उत्तराखंड। वहां क्या लिखा होगा, उत्तराखंड। हालांकि तब तो उत्तरांचल था, है ना, उत्तरांचल या उत्तराखंड आप बोल सकते हो, और लिखा है वहां अब उत्तराखंड पढ़ा जाएगा। और दूसरा क्या गया कि यूपी के राजस्व बोर्ड की जगह, जो यूपी का राजस्व बोर्ड की जो जगह है, राजस्व बोर्ड मतलब रेवेन्यू बोर्ड जो होता है, उसकी जगह क्या होगा, बोर्ड की जगह उत्तराखंड के मुख्य राज्य, मतलब इसकी जगह आप क्या करेंगे, उत्तराखंड, यूके लिख ले इसने, उत्तराखंड के राजस्व, है ना, उत्तराखंड के क्या हो जाएगा, राजस्व आयुक्त, उत्तराखंड के राजस्व आयुक्त, यानी कि रेवेन्यू नहीं, मुख्य उत्तराखंड के मुख्य राजस्व आयुक्त होगा। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, मुख्य मतलब, है ना, मतलब चीफ रेवेन्यू कमिश्नर, लिखे, चीफ रेवेन्यू कमिश्नर, है ना, कमिश्नर, चीफ रेवेन्यू कमिश्नर क्या होगा वहां पर, ने ले ली। मतलब जो पहले तो एक ही था, तो जो यूपी का राजस्व बोर्ड था, अब उसकी जगह किसने ले ली, उत्तराखंड के मुख्य राजस्व आयुक्त यानी कि चीफ रेवेन्यू कमिश्नर ने ले ली है। तो ये जो एडेप्टेशन ऑर्डर पास किया गया है ना, ये जो एडेप्टेशन ऑर्डर था, इसमें यही, इस एडेप्टेशन ऑर्डर का मतलब यही था कि यूपी की जगह उत्तराखंड यूज किया जाएगा, और यूपी का जो राजस्व बोर्ड है उसकी जगह अब किसने ले ली है, उत्तराखंड मुख्य राजस्व आयुक्त ने ले ली है, रेवेन्यू ने ले ली है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब क्या बदलाव किए गए इसमें, इसको भी समझते हैं, एक चीज है ना, बदलाव क्या किए गए, जब उत्तराखंड कर दिया गया है तो क्या बदलाव किए गए इसमें, तो देखते हैं बदलाव कि क्या बदलाव है इसमें। आपने एडेप्टेशन कर लिया, यूपी के अंदर जब उत्तराखंड था तब कुछ और रूल रेगुलेशन रहे होंगे, जब उत्तराखंड के लिए अलग से एडेप्टेशन ऑर्डर हम लेके आ गए 2001 में, तो हमने भी कुछ इसमें प्रावधान किए होंगे, कुछ नए नियम करे होंगे, कुछ नए रूल रेगुलेशन ऐड किए होंगे। अब क्या क्या बदलाव किए एक एक करके समझते हैं। देखिए, जो कि पहाड़ी जो एरिया है ना, पहाड़ी एरिया है वो यूपी के जो मैदानी एरिया थे उनसे बिल्कुल अलग है। ये तो होगा मैदानी एरिया के लैंड अलग तरीके से होगी, और पहाड़ी एरिया की जो जगह है, लैंड है, वो अलग तरीके से होगी। तो जब आपने इसको ऑर्डर एडेप्टेशन ला करके पहाड़ी के लिए कर दिया, तो अब आप पहाड़ के हिसाब से इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। मतलब मैन्युफैक्चर बोलने का मतलब है डिजाइन करेंगे आप इसको, कि पहाड़ के हिसाब से इसको क्या क्या होना चाहिए, है ना। तो मैदानी इलाकों से अलग है, और इसमें समय के साथ कई बदलाव किए गए। सरकार ने समय समय के हिसाब से इसमें कई एडेप्टेशन कर लिए, एडेप्टेशन नहीं, अमेंडमेंट कर दिए, कई संशोधन इसमें किए गए, बदलाव। तो एक एक करके समझते हैं। बाहरी लोगों के लिए एक सीमा तय की गई। पहला बदलाव देखते हैं,
कि बाहरी लोगों के लिए क्या कर दी, लोगों के लिए सीमा तय, के लिए सीमा तय। यही जो न्यू भू कानून है ना, एक तरीके से आप समझ के लिए सीमा तय वही है ना, सीमा तय 2025 का अगर आप देखोगे है ना, तो उस समय पहले समझते हैं उस समय क्या बदलाव किए गए जब हमने इसको एडेप्टेशन ऑर्डर के द्वारा हमने इसको एडॉप्ट किया था, तब हमने क्या क्या बदलाव किया है, तो सीमा तय किया गया। अब समझते हैं 2003, थोड़ा और फ्लैशबैक में चली जाइए। 2003 में एनडी तिवारी है ना, तो तिवारी जी की सरकार थी। नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष भी कहा जाता है। तो इनकी सरकार थी। तिवारी सरकार ने क्या किया था कि पहाड़ी इलाकों में बाहरी लोगों के लिए जमीन की जो सीमा तय की थी, वो कहा था उन्होंने कि टोटल कितनी होगी, 500 वर्ग किलोमीटर होगी। कि भाई बाहरी लोग आकर के 2003 में कहा इन्होंने कि 500 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर ही होगा ना, किलोमीटर नहीं मीटर, किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मीटर क्या बोल रही हूँ मैं, 500 वर्ग मीटर जमीन ही उनको मिल सकती है जो बाहर के लोग यहाँ जमीन वगैरह खरीदना चाहते हैं 2003 में। फिर 2008 में है ना, 2008 में इस जो 500 वर्ग था इसका आधा कर दिया गया, बोला ये बहुत ज्यादा है, इस वर्ग मीटर को, इस जमीन को कम कर दिया गया और कहा कि केवल 250 वर्ग मीटर ही खरीद सकते हैं। ठीक है, 250 वर्ग ही मीटर ही खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। ये जमीन का जो एरिया था इसको कम कर दिया गया। ठीक है, दैट टाइम की मैं बात कर रही हूँ। अब क्या हुआ, जो न्यू भू कानून आया उसको समझता है। ये तो सिनेरियो चल रहा था, 250 वर्ग मीटर तक हो रहा था। अभी न्यू भू कानून आया था, खूब बहस हुआ, खूब मुद्दे हुए, रैलियां निकाली गई, आंदोलन हुआ, परेड ग्राउंड वगैरह दुनिया भर के लोग इकट्ठा हुए, ये हुआ वो हुआ, जो तो हुआ, समझता है इसको कहानी क्या है। 2025 का न्यू भू कानून, न्यू भू कानून समझते हैं है ना, भू कानून, भू कानून। अब न्यू भू कानून 2025 समझते हैं। अब क्या क्या स्थिति है वर्तमान में, जमीन कौन कौन ले सकता है, बाहर वाला ले सकता है तो कितना ले सकता है, और हम लोग अपनी जमीन का यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो देखिए 2025 में जो हाल ही में उत्तराखंड जमींदारी है ना, उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत, वही सबसे चीज, जहां उत्तर प्रदेश था वहां आपको क्या है उत्तराखंड लगा देना है, तो उतना लंबा मैं लिखूंगी नहीं, बस मैं मुंह से बोल रही हूँ। 1950 का जो 1950 में जो नियम बना था उत्तर प्रदेश में है ना, जमींदारी विनाश एवं वो सारी चीजें मैं आपको बता दी, यूपीए, जिसको हम क्या पढ़े थे, यूपीए। तो अब यूपीए की जगह आपको क्या करना है, यूके लगा देना, सिंपल सी बात है, यूके आप लगा दो, बाकी यही चलेगा। जेड जमींदारी एबोलिशन लैंड रिफॉर्म है ना, तो बाकी यही चलेगा। तो ये क्या है, ये आया, इसके तहत कहा गया कि क्या हो गया, बाहर के लोगों के लिए जमीन खरीदने पर और भी पाबंदी लगाता है। इसने और ज्यादा, जो न्यू भू कानून आया इसने खूब ज्यादा पाबंदियां लगा दी इस पर। कहा गया कि बाहरी लोग जो है जमीन इतनी आसानी से नहीं खरीद पाएंगे। अब क्या कहा इसमें, कहा और ज्यादा मतलब रूल रेगुलेशन टफ कर दिए, इतना आसान नहीं है पहले की तरह आप आकर के खरीद लो, कुछ भी कर लो अपनी मर्जी से। इसमें विरोध काफी हुआ, क्योंकि जो लोग थे उनका कहना था कि भाई उत्तराखंड के जो मतलब युवा हैं वो बेरोजगार हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिला, बाहर का आकर के खूब जमीन लेकर के अपनी पूरी इंडस्ट्री डाल रहा है, अपना कोई होटल बना दिया, रेस्टोरेंट बना दिया, और यहाँ का बेरोजगार भटक रहा है। और हमारे यहाँ के युवा जो है, बाहर का कोई व्यक्ति है अगर वो जो है यहाँ पर अपना कोई इंडस्ट्री बना रहा है या कोई मतलब बड़े बड़े प्रॉपर्टी बड़े काम कर रहे हैं, तो उस पर हमारे यहाँ के वहाँ नौकरी कर रहे हैं, जमीन हमारी है और हम वहाँ पर मतलब क्या बन रखे, एम्प्लॉय बन रखे हैं, 10-12 हजार 8 हजार 10 हजार पे हम नौकरी कर रहे हैं, मालिक कौन बना है, बाहर का आकर के। तो ये बात सही भी थी और गलत भी, पता नहीं आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। समझते हैं इसको, देख लेते हैं, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है हर किसी व्यक्ति का सोचने का, है ना, और सही भी है ये सही भी है। तो समझते हैं इसमें क्या क्या किया गया। 11 पहाड़ी जिलों, समझते हैं 11 पहाड़ी जिले है ना, पहाड़ी जिले में कहा गया, 11 पहाड़ी जिलों में कहा गया कि आप क्या कर सकते हो, खेती और बागवानी के लिए, किसको, खेती प्लस बागवानी है ना, खेती प्लस बागवानी के लिए आप जमीन खरीद सकते हैं। बागवानी के लिए क्या है, आप जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन केवल कितना, जमीन खरीद सकते हैं 11, मतलब कितने, 11 पहाड़ी जिलों में खेती और बागवानी के लिए आप जमीन खरीद सकते हैं, और के लिए जमीन बिल्कुल नहीं खरीद, मतलब 11 पहाड़ी जिलों में खेती और बागवानी के लिए जमीन बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे, ये नहीं खरीद पाएंगे, बागवानी के लिए आप बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हो। तो नहीं खरीद सकते हैं इन 11 जिलों में। आप सोचोगे 11 पहाड़ी जिले कौन कौन से हैं, तो थोड़ा दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, फिर और अच्छे से आसानी होगी। कहा गया कि सिर्फ मैदानी
दो मैदानी जिले हैं, कौन कौन से मैदानी जिले, ये शायद कहीं आया भी क्वेश्चन था। मैदानी जिले एक आपका हरिद्वार हो गया और एक उधम सिंह नगर, हरिद्वार प्लस यूएसएन, यूएसएन, ठीक है। यूएसएन में इन दो जगहों पर आप जमीन के मतलब क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। मैदानी जिलों में छूट है, इन दो जो मैदानी एरिया है इनमें आप जमीन खरीद सकते हैं, केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मैदानी जिले में है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या कहा गई, तीसरी कंडीशन में क्या गई है, घर के लिए जमीन की सीमा। कहा कि अगर यदि आप रेजिडेंशियल मतलब जमीन खरीदना चाहते हैं, है ना, और वो भी किसके लिए, निवास आवासीय के लिए, तो फिर उसके लिए भी एक सीमा तय की गई। कहा गया कि आप केवल घर घर के लिए आप कितनी जमीन खरीद सकते हैं, अगर आपको घर बनाना है तो आप 250 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकते हैं, है ना, वर्ग मीटर ही जमीन आप खरीद सकते हैं, 250, इससे ज्यादा आप नहीं खरीद सकते हैं। वो भी सिर्फ किस चीज के लिए, आवासीय, अगर आपको रहना है उस पर्पज से तो आप जमीन खरीद सकते हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा और देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, इसमें कहा गया कि आपको एक एफिडेविट, ये भी था एक एफिडेविट, है ना, ये तो खैर बात सी बात है। एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र देना पड़ेगा। उस शपथ पत्र में आपको लिखना पड़ेगा, मैं फला फला व्यक्ति मेरे द्वारा जो है इस जमीन यानी कि जो रेजिडेंशियल जमीन है 250 वर्ग मीटर, इससे ज्यादा ना मैंने और ना मेरे किसी परिवार के सदस्य ने जमीन खरीदी हुई। ये शपथ पत्र है, लिखित आपको देना होगा, ठीक है। ये शपथ पत्र भी आपको देना होगा और बताना पड़ेगा कि आपने कहीं जमीन नहीं खरीदी। इसमें एक और चीज कहेगी कि जो डीएम की पावर थी यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसकी पावर को भी कम कर दिया गया कि भाई कोई व्यक्ति जमीन खरीद रहा है, बेच रहा है, उसकी पावर डीएम के पास नहीं होगी। डीएम की शक्तियों को लिमिटेड कर दिया गया, मतलब पावर को कम कर दिया गया। राज्य सरकार के पास ज्यादा पावर चलेगी, मतलब जमीन से लेकर जितने भी विवाद होंगे, मुद्दे होंगे, बेचना खरीदना है, ये सारे के सारे राज्य सरकार देखी कि डीएम का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो डीएम की पावर एक तरीके से थोड़ी सी खत्म हो गई, आप बोल सकते हो, है ना। और लास्ट इसमें जो है कि यदि कोई व्यक्ति, कहा गया है कि अगर नियमों का उल्लंघन करता है, जितने भी इसमें टर्म्स कंडीशन है, तो राज्य सरकार वापस उनसे जमीन वापस ले सकती है, राज्य सरकार। ये भी इसमें बात कही गई कि आपका उल्लंघन करने पर आपसे जमीन छीनी जा सकती है, राज्य सरकार क्या कर देगी, आपसे वापस जमीन छीन लेगी, है ना। फिर एक इसमें क्या है कि पर्यटन और उद्योग के लिए, भाई अगर पर्यटन और उद्योग के लिए, पर्यटन प्लस उद्योग के लिए आप जमीन खरीदना चाहते हैं, है ना, पर्यटन और किसके लिए, उद्योग के लिए, पर्यटन मतलब घूमने फिरने के लिए, तो पर्यटन शिक्षा या सॉरी पर्यटन शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए, है ना, शिक्षा हो गया या फिर आप स्वास्थ्य के लिए, जैसे कोई मान लो कोई कॉलेज बनाना चाहता है, कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है, कोई बाहर का व्यक्ति हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पर बनाना चाहता है, बड़े प्रोजेक्टों में 11 पहाड़ी जिलों में जमीन खरीदने के लिए, मतलब आप खरीद सकते हैं इन 11 पहाड़ी जिलों में तब जब आप पर्यटन के लिए कर रहे हो या किसी उद्योग के लिए कर रहे हो, ताकि रोजगार मिले, और शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हो, कोई स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह आप बनाना चाहते हो, स्वास्थ्य कोई हॉस्पिटल वगैरह आप बनाना चाहते हो, तब भी सीमा तय की गई कि आप 12.5 एकड़ ही जमीन खरीद सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, है ना। तो इससे ज्यादा आप सीमा तय की गई कि उन 11 पहाड़ी जिलों में आप खरीद सकते हो, इन 11 पहाड़ी जिलों में, लेकिन कितनी, केवल 12.5 एकड़ ही जमीन आप खरीद सकते हो। ये एक कहानी हो गई। अब इसमें एक और चीज आया था, लास्ट है पॉइंट, बहुत ज्यादा लंबा तो हो ही गया है, लेकिन ठीक है अभी इसको समझ सकते हैं कि देखिए अब क्या था, जो जमींदारी उन्मूलन था उसका बेसिक सा मकसद जो था वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या था, जमींदारी खत्म करना, जो बीच के बिचौलिए थे उनको खत्म करना, है ना। एक कूजा आया था, कूजा एक्ट, ये क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है। कूजा एक्ट क्या है आपका, कुमाऊं एंड उत्तराखंड, लिख ले, कुमाऊं, है ना, कुमाऊं एंड उत्तराखंड, उत्तराखंड, इसकी फुल फॉर्म बता रही हूँ, कूजा कूजा लगा रहता है ना, कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन, जमींदारी एबोलिशन, है ना, ये था कूजा बता रही हूँ जो 1960 में आया था, ये क्या था, है ना, जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म्स, एंड लैंड रिफॉर्म्स, है ना, रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स, ये क्या था इसको समझते हैं, ठीक है। ये आया था 1960 में, हालांकि 1950 वाला तो उत्तर प्रदेश वाला है, ये अलग से लाया गया। अब इसका काम क्या था, सेम ही काम है, ये भी जमींदारी खत्म करना था, लेकिन पर्वतीय मतलब जो पहाड़ी एरिया थे उनमें जहां जहां उत्तर प्रदेश वाला वो कानून नियम
अप्लाई नहीं हुआ था, वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र बच गए थे, एरिया बच गए थे, ये कूजा एक्ट उनके लिए आया था कि भाई वहाँ भी क्या करो, ये जमींदारी प्रथा वगैरह खत्म करो, ये कहा गया था उसमें। कुमाऊं और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में, जो कुमाऊं और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके थे, ताकि वहां भी क्या होगा, ये जमींदारी खत्म की जाए, इसलिए कूजा आया था 1960 में। अगर आप इसको देखोगे, एग्जैक्ट डेट अगर आपको देखनी है तो आप लिख सकते हो इसमें कि 10 दिसंबर। यही लिख दो, ठीक है, 10 दिसंबर 1960 को ये आया था। और कौन, कूजा एक्ट, इस एक्ट में भी सेम चीज कही गई कि जो गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी एरिया वाला हिस्सा है, वहां पर भी इस एक्ट को लागू कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ताकि जो है वो भी इस जमींदारी, जो बिचौलिया है, ये वाला खेल का खत्म करे। डायरेक्ट सरकार और किसानों के भी जो है वो जमीन से लेकर के मतलब जो बातचीत है या जो भी है, फायदा मिल सके, नुकसान मुझे। इसमें भी सरकार ने फिर क्या कर दिया, जमींदारों से, ये इतना आसान भी नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किल है जमींदारों से जमीन लेना, और फिर उसको जो है थोड़ा मुआवजा जमींदारों को दिया गया, थोड़ा बहुत, है ना। और फिर जो है किसानों तक भूमि पहुंचाई गई, उनको मालिकाना हक दिया गया। तो बहुत एक लंबा प्रोसेस चलता है, इतना आसान नहीं होता है ना। पेजों में आसानी से पढ़ना होता है कि भाई इतने इतने में ये आया, इतने में ये आया, इम्प्लीमेंट हुआ, ये हुआ। लेकिन सरकारी व्यवस्थाएं हैं, लेट लतीफ भी हो जाती हैं, और इतना बड़ा देश है तो इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। ठीक, तो ये जो कहानी थी अभी, ये आपको समझ आ गई होगी। अभी इसमें बहुत ज्यादा छूटता है, जिसमें कोलता समिति छूट जाती है आपका, और एससी एसटी के लिए कौन सी शिक्षित है, एसटी में अभी कौन सी सबसे ज्यादा शिक्षित है प्रतिशत के आधार पर, ये सारी थोड़ा सा एक वीडियो और हो जाएगी आपकी, थोड़ी लंबी तो जरूर होगी, लेकिन मुझे लगता है काफी इन्फॉर्मेटिव भी है, और आपको नॉलेज भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए आप जिस स्टेट में रहे हो वहां पर हर एक चीज की स्थिति क्या है ना। बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। इसमें कुछ मुझे लगता तो नहीं है कि इसमें थोड़ी गड़बड़ी हुई होगी, क्योंकि मैंने काफी जांच पड़ताल करने के बाद ये किया है, लेकिन फिर भी इंसान है, हम गलतियां हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि इसमें कोई चीज गलत हो गई है एयर वगैरह में या बताने में, समझाने में, तो आप बिल्कुल करेक्शन कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। कुछ इसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स रहते तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा आपको इसके बारे में ज्यादा पता है आपको, तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चैनल आपको पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में डाउट है तो कमेंट भी आप कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद जो है एक और सोच रही हूँ मैं कि एक और जो जल्दी से निपटाने की कोशिश करूंगी पूरी जनजातियों को, जैसे एक एक ही वीडियो में, और थोड़ी सी जो और रह जाता है इसके बारे में 5-10 पॉइंट, उनको भी हम देख लेंगे। फिर इसका एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगी, जैसे कि मैंने वादा आपसे किया है, बिल्कुल हम अपने वादे के मुताबिक आपको एमसीक्यूज कराएंगे। और हिंदी में भी एमसीक्यूज कराने बाकी है, पत्रकारिता तो हमारा शुरू हो गया है। बाकी हिस्ट्री में भी मेरे को मैं लग रहा है कुणित से और जो है कत्यूरी तक में एक एमसीक्यू आपको करा दूं 50-60 क्वेश्चन का। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ जंप करेंगे, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहे, जहां भी रहिए तंदुरुस्त रहिए, है ना।